Hello everyone. Today this is our fifth session of C programming language, and in our previous session we learned about features of C programming language and the structure of C programming language. Okay, and today we are going to learn about how to create, compile and run first C program, what is escape sequence characters and the introduction to token. ठीक है, आज हमारे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे हमारा फर्स्ट सी का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, कहाँ पर क्रिएट करेंगे, कैसे उसे कंपाइल करेंगे और कैसे उसे रन करेंगे। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम बनाने के बाद में फिर क्या, तो फिर प्रोग्राम बनाने के बाद में हम ये देखेंगे कि हम उसमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें हमारी प्रोग्रामिंग को और फर्दर है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो फिर अब उस केस में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए द कंसेप्ट ऑफ टोकन्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर अपना सी का प्रोग्राम कैसे क्रिएट करूंगा, मुझे किसकी नीड रहेगी, है ना, कहाँ मैं प्रोग्राम लिखूंगा, कैसे मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या मुझे किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अब सबसे पहले यहाँ पर सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए, है ना, अगर आपको यहाँ पर सी का प्रोग्राम लिखना है तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी सिंपली अ एडिटर की। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एडिटर की। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, एडिटर की हेल्प से आप क्या करोगे, आपके सी के प्रोग्राम को सबसे पहले आपके सिस्टम में नोट डाउन करोगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपना प्रोग्राम तो लिख लिया। अब प्रोग्राम लिखने के बाद में फिर क्या होगा, तो ठीक है मैंने ऐसा बोला कि यार प्रोग्राम मैंने लिख लिया है। प्रोग्राम लिखने के बाद में अब जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि प्रोग्राम जो आप लिखते हो वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखते हो, लेकिन हमारी जो मशीन रहती है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती है ना। मतलब आप जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो मेरी मशीन डायरेक्टली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट तो अंडरस्टैंड करती नहीं है। तो फिर अब उस केस में क्या, तो उस केस में यहाँ पर है ना आपको कंपाइलर की रिक्वायरमेंट लगती है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आपने एडिटर पे आपका प्रोग्राम लिखा, एडिटर पे प्रोग्राम लिखने के बाद में यहाँ पर एडिटर पे प्रोग्राम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर है ना नीड लगेगी किसकी, कंपाइलर की। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया कंपाइलर। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि यार एडिटर क्या करेगा, एडिटर अलाउ करेगा कि जहां पर आप आपके प्रोग्राम को लिख सको, अलाउस टू राइट प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा आपके मशीन कोड में। ठीक है, और फिर सिंपल सी बात है, अब मुझे इसके बाद में किसकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे इसके बाद में मेरे आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आउटपुट स्क्रीन। तो मैंने यहाँ लिख दिया आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, है ना, आउटपुट स्क्रीन को आप सिंपली क्या बोल सकते हो, आप कंसोल भी बोल सकते हो, है ना। आउटपुट स्क्रीन को आप क्या बोल सकते हो, कंसोल भी बोल सकते हो। तो अब अगर हम बात करते हैं कि एडिटर पे मैं सिंपली अपने प्रोग्राम को लिखूंगा, है ना, हियर आई राइट माय प्रोग्राम। इन द केस ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर सिंपली कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एंड इन आउटपुट स्क्रीन, है ना, वी आर एबल टू सी द आउटपुट ऑफ अवर प्रोग्राम। ठीक है, अब ये तीनों चीजें अगर मुझे चाहिए, है ना, इनिशियल लेवल पर कोई भी सी का प्रोग्राम अगर मुझे क्रिएट करना है तो आप या तो एडिटर इंडिविजुअल ले लो अलग से, है ना, कंपाइलर आप अलग से ले लो, आउटपुट स्क्रीन आप अलग से ले लो। या तो आप तीनों टास्क ऐसे अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो, सेपरेट परफॉर्म कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिगनर लेवल की, है ना, स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या इनिशियल लेवल पर जब मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में अब मैं यहाँ पर कहाँ अलग से एडिटर पे प्रोग्राम लिखूंगा, अलग से कंपाइलर लेकर फिर उसको कंपाइल करूंगा और फिर अलग से आउटपुट स्क्रीन पर देखूंगा। तो फिर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है क्या कि जो ये तीनों फंक्शनलिटी मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पर सेम, है ना, एक साथ मुझे प्रोवाइड कर दे, ताकि मुझे अलग अलग यहाँ पर एडिटर, अलग से कंपाइलर, अलग से आउटपुट स्क्रीन के लिए ट्राई नहीं करना रहे। तो फिर अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि अगर इन तीनों को मिलाकर कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है क्या, तो हाँ, अगर आप बात करो यहाँ पर कि एडिटर की फंक्शनलिटी, कंपाइलर की फंक्शनलिटी और आउटपुट स्क्रीन की फंक्शनलिटी, अगर ये तीनों फंक्शनलिटी आपको एक साथ चाहिए तो यहाँ पर आपके पास में एक सॉफ्टवेयर होता है नेम्ड एज टर्बो, है ना। यहाँ पर आपके पास में एक सॉफ्टवेयर होता है नेम्ड एज टर्बो।
ठीक है, अब अगर अपन बात करें ये टर्बो क्या है, तो ये टर्बो सिंपली आपका एक सॉफ्टवेयर है ना। टर्बो क्या है, टर्बो सिंपली आपका एक सॉफ्टवेयर है। अब ये टर्बो जो सिंपली सॉफ्टवेयर है जो कि क्या अलाउ करता है, टर्बो आपको अलाउ करता है टू राइट प्रोग्राम, है ना। टू राइट प्रोग्राम मतलब वो आपको सिंपली प्रोवाइड करता है एडिटर, और वो जो आपको एडिटर प्रोवाइड करता है उस एडिटर पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके प्रोग्राम्स लिखोगे, है ना। तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे टर्बो प्रोवाइड्स अस द एडिटर, है ना, वेयर वी राइट आवर सी प्रोग्राम, है ना। तो आप क्या बोलोगे, एडिटर पे आप क्या करते हो, यहाँ पर राइट सी प्रोग्राम, ठीक है। मैंने लिख दिया हियर वी राइट आवर सी प्रोग्राम, ठीक है। एडिटर पर आप क्या करोगे, हियर वी राइट अवर सी प्रोग्राम, है ना, या ऐसा बोल सकते हैं हियर वी राइट प्रोग्राम, ठीक है, हियर वी राइट सी प्रोग्राम, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करेगा, तो अगर मैं बात करता हूँ कंपाइलर की, तो कंपाइलर के केस में अपन सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट्स करेगा सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड में। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एट द लास्ट आपका आउटपुट स्क्रीन, है ना। आउटपुट स्क्रीन मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कंसोल, कंसोल, है ना। अब ये कंसोल क्या करेगा, प्रोवाइड्स आउटपुट, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, आउटपुट। तो अब जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यार मुझे अगर प्रोग्राम लिखना है तो एडिटर की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर मैं अपना सी का प्रोग्राम लिख सकता हूँ, कंपाइलर जो कि कन्वर्ट कर देगा मेरे सोर्स कोड को मशीन कोड में, और आउटपुट स्क्रीन दैट इज कंसोल, है ना, जो कि क्या करेगी, मुझे प्रोवाइड करेगी आउटपुट। और ये तीनों चीजें मुझे एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल रही है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, टर्बो, है ना। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, टर्बो। तो अब अगर अपन बात करते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर टर्बो है, तो अब ये टर्बो मुझे मिलेगा कहाँ से, है ना। अब टर्बो की अगर अपन बात करें तो अब या तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, और अगर नहीं तो फिर आपको नेट से उसे डाउनलोड करना रहेगा, और डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको आपके सिस्टम में उसे इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि नेट से कैसे क्या डाउनलोड करेंगे हम, तो जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने गूगल की स्क्रीन आपके साथ में शेयर करी है, और यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली ऐसा लिखोगे डाउनलोड टर्बो C7। अब अगर हम बात करते हैं यार ये मैंने टर्बो C7 जो लिखा है, तो आप सिंपली अगर यहाँ पर लिखते हो डाउनलोड टर्बो C++ या डाउनलोड टर्बो, तो अगर आपका विंडोज 32 बिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस अगर आपका विंडोज 10 होता है दैट इज 64 बिट, तो उस केस में टर्बो C++ में भी कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है कि यार आपका आप प्रोग्राम बना रहे हो और वो आपका जो स्क्रीन है वो हैंग हो जाए। तो उस केस में अगर वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि मेरी स्क्रीन हैंग ना हो, तो ये बेटर है कि आप टर्बो C7 यहाँ पर डाउनलोड करो, ठीक है। मैंने एंटर किया, यहाँ पर आने के बाद में आपको बहुत सारे लिंक दिख रही है ना। मैंने सबसे पहले फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या डाउनलोड नाउ देकर रखा हुआ है, आप ये इसे अगर डाउनलोड करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसे डाउनलोड करते हो तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा। आप उसे जब इंस्टॉल करोगे, है ना, ये जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो फिर अब इंस्टॉल करने पर क्या होगा, तो इंस्टॉल करने पर वो सारी प्रोसीजर फॉलो करेगा, और फिर आपके पास में एक ऑप्शन भी आएगा उसमें कि आपको अगर इसका शॉर्टकट आइकन आपके डेस्कटॉप पर क्रिएट करना है तो आप उसे चेक कर दो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो जैसा कि आपको यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है टर्बो C7 का, तो इस आइकन के साथ में आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपका टर्बो C7 क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि अब, तो अब चलो ठीक है, ये तो मैंने बोला कि ये तो मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो अब यहाँ पर अगर आप उस आइकन पर डबल क्लिक करते हो, है ना, अगर आप उस आइकन पर डबल क्लिक करते हो तो फिर आपको आपकी स्क्रीन पर, है ना, कुछ इस टाइप से दिखेगा, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर, है ना, कि यार ये मैंने क्या करा है, मैंने टर्बो C7 पर डबल क्लिक करके इसे ओपन किया है। अब जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, तो हमें यहाँ पर सिंपली हमारा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो अब ये है क्या, तो ये सिंपली आपको एक एडिटर है दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, आपका सिंपली एक एडिटर है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आपका प्रोग्राम लिखोगे,
फिर उसके बाद में आप इसे कंपाइल करोगे और कंपाइल करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, इसे रन करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पर करा सबसे पहले फाइल, फाइल पर क्लिक करने पर यहाँ पर मुझे मिला है ऑप्शन न्यू का, मैंने न्यू पर क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने न्यू पर क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है, लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे और आप फर्स्ट टाइम उसको रन करेंगे और आप जब फाइल पर जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आएगी। ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करते हैं कि अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब अगर मैं बात करता हूँ क्या, चलो ठीक है, ये तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अब मुझे यहाँ पर अपना सी का प्रोग्राम लिखना है। तो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे या जैसा मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, है ना, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट लिख दो तो ज्यादा बेटर है। मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये मैंने किस में लिखा है, ये मैंने सिंपली सिंगल लाइन कमेंट पे लिखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये स्पेसिफिक लाइन कंपाइलर यहाँ पर क्या करे, कंपाइल करे। ठीक है, फिर अब इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में फिर आपने देखा था यहाँ पर आप लिखते हो लिंकिंग पार्ट। यहाँ पर क्या आता है आपका लिंकिंग पार्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लिंकिंग पार्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब ये लिंकिंग पार्ट में क्या आएगा, तो लिंकिंग पार्ट में आपने देखा था, आप लिखते हो यहाँ पर हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड में क्या आएगा, तो हैश इंक्लूड में आप लिखोगे stdio.h। आप यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका conio.h। फिर अगर हम बात करते हैं अब, तो ये तो मैंने लिंकिंग पार्ट लिखा है। लिंकिंग पार्ट क्यों लिखा है ये सबको क्लियर होगा कि आप यहाँ पर आपके फर्दर, है ना, प्रोग्रामिंग स्टेप्स के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे यूज करने वाले हो जिसका डेफिनेशन पार्ट ऑलरेडी इन हेडर फाइल्स के अंदर क्या है, डिफाइंड है। यहाँ पर हैश इंक्लूड क्या है आपका, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना, वेयर हैश इज अ प्री प्रोसेसर सिंबल एंड इंक्लूड इज अ डायरेक्टिव, है ना, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव, है ना, एंड कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। stdio.h conio.h आपकी हेडर फाइल है। फिर अब इसके बाद में तो मैंने यहाँ पर लिखा है void, void के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर मेन। जैसा कि आपको मैंने बताया था, void सिंपली आपका एक टाइप है जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से ये मेन फंक्शन को जो भी कॉल कर रहा है ये सिंपली उसे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यहाँ पर, है ना, एक अपन यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं रियल लाइफ कि आपने आपके फ्रेंड से 500 रुपीज लिए। अब 500 रुपीज लेने के बाद में यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप आपके फ्रेंड को 500 रुपीज रिटर्न करोगे या फिर आप आपके फ्रेंड को 500 रुपीज रिटर्न नहीं करोगे। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप ऐसा बोलोगे कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, आपके मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो ये मेन फंक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। दैट्स व्हाई हियर आई नीड टू राइट वॉइड। ठीक है, फिर अगर आप बोलोगे कि सर अगर हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करवाना है तो वो फिर हम हमारे फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि यार अगर मैं यहाँ पर, है ना, अगर अपन यहाँ पर, है ना, तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं वॉइड मेन की प्लेस पर इंट मेन अगर लिखना चाहता हूँ तो वैसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम वो देखेंगे हमारे आगे फर्दर लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वॉइड मेन की, अब वॉइड मेन के अंदर आने के बाद में अब मैंने बोला मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, तो अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, मैंने ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद में अब क्या करना है आपको, तो अब अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, वैसे तो आप डायरेक्टली बिना सेव करे भी आपके प्रोग्राम को रन कर सकते हो, है ना, बट स्टिल, है ना, हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब अगर मुझे यहाँ पर प्रोग्राम को सेव करना है तो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करना रहेगा। ठीक है, तो अब मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, है ना, अपने दिस पीसी पर। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैंने सी ड्राइव पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में इतने सारे जो फोल्डर्स हैं, इन फोल्डर्स में से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया टर्बो, टर्बो C3 के ऊपर जो देके रखा है टीसी, है ना, तो मैंने यहाँ पर टीसी सिलेक्ट किया। टीसी सिलेक्ट करने के बाद में
टीसी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में इतने सारे सब फोल्डर्स आ गए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर लिखा करा न्यू फोल्डर। और न्यू फोल्डर की अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सी यूनी, और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 11, ठीक है। या फिर मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूँ सी यूनी प्रो, है ना। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सी यूनी प्रो। अब अगर अपन बात करते हैं, मैंने लिखा है सी यूनी प्रो, मैंने कर दिया एंटर, ठीक है। अभी अब जैसे आप देखोगे कि यार इसके अंदर आपको प्रोग्राम्स मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हम वापस से आते हैं हमारे टर्बो C7 पर, और यहाँ आकर अब इसे मैं सेव करता हूँ। तो अब इसे अगर मैं सेव करता हूँ तो मैंने यहाँ पर करा फाइल के बाद में मैंने यहाँ पर क्लिक किया सेव करने पर आपके पास में ये ऐसा कुछ पाथ आ रहा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसे कर दोगे .c, यहाँ पर आप कर दोगे prog1, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसा कि आपने देखा था सी के अंदर आप टीसी में गए थे, और टीसी में जाने के बाद में आपने लिखा था सी यूनी प्रो, और उसके बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप कर दोगे यहाँ पर ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि यार यहाँ पर पाथ आ गया है टीसी सी यूनी प्रो और prog1.c, और आपने यहाँ पर जो फोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर में भी जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगी, फाइल, कि ये आपका सी का प्रोग्राम आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब क्या करना है, तो मैं वापस से अपने प्रोग्राम पर आता हूँ। अब यहाँ प्रोग्राम पर आने के बाद में मैंने बोला मुझे इसे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसे रन करना है। अब रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो रन करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, मैंने सिंपली प्रेस किया कंट्रोल F9। अब अगर मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं तो उस केस में ये कंपाइल हो जाएगा डायरेक्टली और रन हो जाएगा, बट मैं सिर्फ यहाँ पर कंपाइल करना चाहता हूँ। तो सिर्फ कंपाइल करने के लिए आप प्रेस करोगे Alt F9। आपने यहाँ पर Alt F9 प्रेस किया तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइन कंपाइल, है ना, लाइन्स कंपाइल्ड 466, वार्निंग 0, एरर 0। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने इतनी लाइंस तो लिखी नहीं है, फिर ये 466 लाइंस क्या है ना, ये इतनी लाइंस कैसे कंपाइल हुई है। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लाइंस कंपाइल हुई है वो लाइन से सिर्फ ये लाइंस कंपाइल हुई है, जो मैंने कमेंटेड पोर्शन में लिखी है वो लाइंस कंपाइल्ड नहीं हुई है। तो फिर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या ठीक है ये तो हो गया है ना, लेकिन 466 कैसे कंपाइल हुई है ये समझ में नहीं आया। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि आपने यहाँ पर जो हेडर फाइल्स लिखी है ना, आपने यहाँ पर जो हेडर फाइल्स लिखी है, तो ये हेडर फाइल्स के अंदर भी जितने नंबर ऑफ लाइंस है वो सारे नंबर ऑफ लाइंस भी यहाँ पर इंक्लूड हुई है, और वो भी यहाँ पर कंपाइल्ड हुई है। अगर अब आप ऐसा बोलो कि यार मैं इन हेडर फाइल्स को अगर हटा दूं, मैंने इन हेडर फाइल्स को यहाँ से हटा दिया, है ना, तो अब हटाने के बाद में अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि लाइंस कंपाइल्ड कितनी देके रखी है, 10। अब ये 10 लाइन क्या है, तो ये यहाँ पर जो टॉप से लाइन को काउंट करता है ना, ये टॉप से लाइन को काउंट करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब आप ऐसा बोलोगे कि सर आपने तो अभी बोला कि ये ऊपर कमेंटेड पोर्शन वाला कंपाइल नहीं होता है, तो हाँ वो कंपाइल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपने उसको सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट में लिखा हुआ है ना, तो वो कंपाइल नहीं हो रहा है, वो सिंपली लाइन काउंट करके आपको लाइंस दे रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम को रन करने की, तो क्या मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा बिना हेडर फाइल के, तो अगर आपने आपके प्रोग्राम को .c एक्सटेंशन से सेव कर दिया है, तो टर्बो C++ आपको ये फंक्शनलिटी देता है कि यहाँ पर stdio.h और conio.h को आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये दो हेडर फाइल में ये इम्प्लिसिटली आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि बेटर फंक्शनलिटी क्या है, तो बेटर तो यही है कि आप यहाँ पर आपके हेडर फाइल्स लगा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने अपनी हेडर फाइल्स यहाँ पर वापस से पेस्ट कर दी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ अब क्या करना है मुझे, तो मुझे इसे यहाँ पर सिंपली रन करना है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो रन करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, रन करने के लिए मुझे कंट्रोल प्लस F9 करना रहेगा। तो इससे क्या होगा, कंपाइल प्लस रन। तो अब जैसे ही मैंने कंट्रोल F9 किया, इसके भी पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, F2 की से मैंने इसे सेव किया, ठीक है। और अगर आप बोलो कि आपको कैसे पता लगेगा कि किस की से सेव करना है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एडिट में दिखेगा, अंडू के लिए देके रखा है ऑप्शन, रिडू के लिए देके रखा है ऑप्शन,
कट के लिए देके रखा है आपको ऑप्शन, है ना। फिर उसके बाद में आपको पेस्ट के लिए देके रखा हुआ है ऑप्शन, ठीक है ना। तो अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि अब मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ पर अब सिंपली प्रेस करता हूँ कंट्रोल F9। अब ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पर क्या हुआ है, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना था, तो अब यहाँ पर रन का तो ऑप्शन आया ही नहीं, रन तो हुआ नहीं, वैसा क्यों। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मैंने फिर से कंट्रोल F9 प्रेस किया, ये रन तो हुआ ही नहीं। तो अगर हम बात करते हैं रन क्यों नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रन हुआ है। तो फिर तुम बोलोगे कि यार सर यहाँ पर स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही है। तो स्क्रीन सिंपली इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने याद हो तो एक चीज बोली थी, मैंने बोला था कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एंड दैट इज गेट ch, जो कि आपकी स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। तब यहाँ पर आपने गेट ch नहीं लगाया है तो आपकी स्क्रीन होल्ड नहीं हुई है, लेकिन आपका आउटपुट जरूर आया है। तब आप बोलोगे कि यार सर कैसे पता लगेगा कि आउटपुट आया है, तो आप यहाँ पर फिर प्रेस करोगे Alt F5, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने Alt F5 को प्रेस किया, तो देखो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। आप बोलोगे सर आपने तो एक ही बार प्रिंट करवाया था, दो बार कैसे प्रिंट हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने दो बार प्रोग्राम को रन किया था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि यार मुझे यहाँ पर मेरा नॉर्मल प्रोग्राम रन करने पर ये आउटपुट दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या प्लेस कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया गेट ch। अब अगर हम बात करते हैं गेट ch से होगा क्या, तो गेट ch से सिंपली मेरी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। मैंने इसे रन किया यहाँ पर, तो अब ठीक है, ये भी ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर गेट ch लिखने के बाद में प्रोग्राम को सेव नहीं किया। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करता हूँ, मैंने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को फिर कंपाइल और रन किया, ठीक है। यहाँ पर अभी भी ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक बार हम ऐसा करते हैं कि मे भी यहाँ पे शायद तक, है ना, इसमें चेंजेस इफेक्ट नहीं हो रहे हो, तो मैं अपने टर्बो C7 को एक बार क्लोज करता हूँ और फिर से इसको रीस्टार्ट करता हूँ ना, सेम प्रोग्राम रहेगा अपना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसे एक बार क्लोज करके फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर फिर से एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे रीस्टार्ट कर लिया है टर्बो C7 को, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर टर्बो C7 दिख रहा है ना। मैं इसे अब रन करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल F9, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ही दे रहा है ना। अब यहाँ पर ये देखो अब कैसा हुआ, यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया, ठीक है ना। अब हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आने के बाद मेरी स्क्रीन होल्ड हो रही है ना। मैंने बोला कि यार मुझे क्या करना है यहाँ पर कि यार ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, मुझे इसे भी यहाँ से हटाना है। तो फिर अब इस केस में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तब फिर से देखना, मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, CLR SCR, है ना। आपने यहाँ पर नोटिस किया था कि यार जब मैं यहाँ पर, है ना, ये गेट ch लिखकर अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर रहा हूँ, तो अब मेरी यहाँ पर स्क्रीन होल्ड होने लगी है ना। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे कंट्रोल F9, अब ये मेरी स्क्रीन यहाँ पर होल्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड सिंपली एक ही बार आए। तो फिर अब इस केस में क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा CLR SCR। अब CLR SCR आ रहा है यहाँ पर, है ना। मैंने यहाँ पर सिंपली CLR SCR लिख दिया है। अब मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से कंपाइल एंड रन। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वन टाइम प्रिंट हो गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद में क्या आएगा, तो चलो ठीक है, ये तो हमने सिंपली हमारा एक प्रोग्राम बनाकर देख लिया है हेलो वर्ल्ड का। अब इसके बाद में मैंने बोला है कि हमें एक कंसेप्ट डिस्कस करना था, द कंसेप्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, है ना। ये तो सिंपली मैंने ये देखा कि मेरा सी का प्रोग्राम मैं लिखूंगा कहाँ, कंपाइल कैसे करूंगा और उसे रन कैसे करूंगा। अब फिर मैंने बोला है कि यार मुझे यहाँ पे कंसेप्ट देखना था किसका, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का। तो अब ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते क्या है, तो अपन फिर से आते हैं हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर मुझे बताना है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता क्या है, तो अगर अपन बात करें
एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अब ये वर्क कैसे करेगा तो हमें वो देखना है। तो अगर हम इसके वर्किंग की बात करें यहाँ पर, तो वर्किंग के केस में आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे आपका फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दैट इज स्लैश एन। ये स्लैश एन क्या होता है, ये स्लैश एन सिंपली फॉर लाइन चेंज। स्लैश एन किस लिए होता है, सिंपली फॉर लाइन चेंज। मैं यहाँ पर सिर्फ अभी नोट डाउन कर रहा हूँ, है ना, इसके बाद में मैं प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। फिर मैंने बोला स्लैश एन के बाद में, तो स्लैश एन के बाद में मैंने लिख दिया स्लैश टी। स्लैश टी इज सिंपली फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो मैंने बोला इसके अलावा, तो अब इसके अलावा चलो ठीक है, मैंने बोला कि यार ये तो स्लैश एन से लाइन चेंज हो जाएगी, स्लैश टी से हॉरिजॉन्टल स्पेस आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर बैक स्लैश देना है तो मैं किसका यूज करूंगा, डबल बैक स्लैश का। ठीक है, फिर मैंने बोला इसके अलावा और क्या आ सकता है, तो अगर मुझे यहाँ पे डबल कोट्स देना है तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा। तो मैंने बोला इसके अलावा, तो यहाँ पर मैंने बोला सिंगल कोट देना है तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट के लिए ऐसा कुछ लिखूंगा। ठीक है, फिर अगर आपको बैक स्पेस देना है तो बैक स्पेस के लिए आप ऐसा कुछ यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करा है, आपने यहाँ पर स्लैश एन लिखा है। स्लैश एन है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, मतलब सिंपली अ कैरेक्टर जो कि आपके जो स्टेटमेंट्स रहेंगे उसमें कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है स्लैश एन, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्लैश अलग है और एन अलग है ना, ये पूरा एक ही कैरेक्टर है ना। और यहाँ पर इसे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि जब आप इसे स्टेटमेंट में लिखोगे तो यहाँ वहां पर ये स्टेटमेंट मतलब आउटपुट में आपको ये कैरेक्टर्स विजिबल नहीं होंगे, सिर्फ इनकी फंक्शनलिटी वहां पर क्या होगी, विजिबल होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है यहाँ पर, सबसे पहले लाइन चेंज स्लैश एन, फिर मैंने बोला है स्लैश टी हॉरिजॉन्टल स्पेस। ये हॉरिजॉन्टल स्पेस आपको 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देने का काम करता है। ठीक है, फिर आपने लिखा बैक स्लैश, फिर आपने यहाँ पर लिखा है डबल कोट्स, फिर आपने लिखा है सिंगल कोट, फिर आपने लिखा है यहाँ पर बैक स्पेस। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा भी आपके पास में आता है लाइक स्लैश वी हो जाता है ना, वर्टिकल टैब, है ना। तो वर्टिकल टैब क्या करता है कि यार आपने जहां पर भी स्लैश वी लिखा हुआ है वो वहीं से आपके कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो इसके बाद में आता है स्लैश ए, जो कि सिंपली आपको एक अलर्ट की साउंड बीप कर देता है। ठीक है, इसके अलावा तो आपके पास में आता है स्लैश आर कैरिएज रिटर्न, है ना। तो अब ये सारे आपके एस्केप सीक्वेंस है, इन्हें आप कैसे आपकी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करोगे तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम पे। यहाँ आने के बाद में मैंने करा, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज, मैं यहाँ आया सी यूनी प्रो, यहाँ आकर मैंने सिंपली लिख दिया prog1। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर किया। ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इसे सेव एज करना था, सॉरी prog1 ऑलरेडी था, मुझे prog2 करना था वहां पर। सेव एज, हम यहाँ पर आए सी यूनी प्रो, यहाँ पर मैंने लिख दिया prog2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला मुझे कंसेप्ट बताना है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, है ना। अब मैंने बोला कि यार ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर ऐसे मल्टीपल लाइंस पेस्ट कर दी। ठीक है, अब मैंने बोला क्या चलो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिखा है, अब क्या होगा, अब इसे मैंने सेव किया F2 से। ठीक है, अब अगर हम इसे यहाँ पर सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद में अब मैं इसे यहाँ पर रन करूंगा। तो अब रन करने के लिए मैंने करा कंट्रोल F9, कंपाइल प्लस रन। तब ये हेलो वर्ल्ड सब आपको कहाँ कैसा दिख रहा है, एक ही लाइन में दिख रहा है। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये आपके न्यू लाइन में आए, है ना, आपको यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का कंसेप्ट यूज करना है। तो फिर अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो आप यहाँ पर आए, हेलो वर्ल्ड के आगे आपने लगा दिया स्लैश एन, फिर यहाँ पर आपने लगा दिया स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन।
ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा दिया स्लैश n। अगर आप स्लैश n लगा देते हो, आपने सेव किया, सेव करके आप फिर से इसे रन करोगे, तब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यार ये सब सारी चीजें कैसे आ गई, एक के नीचे एक आ गई। ठीक है, फिर मैंने बोला अब मुझे क्या करना है, तो मैंने बोला कि यार यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड मुझे दिख रहा है ये एकदम मेरे मार्जिन से अटैच है, मुझे अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस के साथ में लिखना है तो जैसा कि आपने देखा था कि यार आप यहाँ पे स्लैश n के साथ में और क्या यूज कर सकते हो, आपका अनदर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दैट इज स्लैश टी। मैंने सेकंड लाइन में यहाँ पर क्या लिख दिया है, स्लैश टी। अब ये जो मैंने स्लैश टी लिखा है, तो अब इससे क्या होगा, तो इससे मुझे 8 कैरेक्टर्स की स्पेस मिलेगी। अब कैसे स्पेस मिलेगी, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अब देखेंगे यहाँ पर कि ये 8 कैरेक्टर्स की यहाँ पर स्पेस आ गई है। फिर अब इसके बाद में मैंने बोला कि यार अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है इसे कुछ ऐसा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर इसे कुछ ऐसा लिखा, लाइक आई राइट हियर सी के बाद में फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर सी के बाद में मुझे ऐसा कुछ लिखना था, यहाँ पर मैंने लगा दिया बैकवर्ड स्लैश, फिर मैंने लिखा प्रोग्राम फाइल्स, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया बैकवर्ड स्लैश और मैंने यहाँ लिख दिया डेटा। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो मुझे कैसा आउटपुट मिल रहा है, मुझे कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने बैकवर्ड स्लैश लगाया, लेकिन मेरा बैकवर्ड स्लैश नहीं आया है, बट मुझे तो चाहिए। तो फिर अब उस केस में क्या, तो उस केस में यहाँ पर आपको सिंगल के प्लेस पर डबल लगाना पड़ेंगे, क्या, बैक स्लैश। तो आपने यहाँ पर फिर से क्या लगा दिया, बैक स्लैश। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी आप लगा दोगे बैक स्लैश। ठीक है, आपने इसे सेव किया, सेव करके आप इसे यहाँ पे रन करोगे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, या सी के बाद में बैक स्लैश है ना, प्रोग्राम फाइल्स बैक स्लैश, और फिर क्या आ गया है, डी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अगर मुझे डबल कोट्स में लिखना है यहाँ पर वर्ल्ड, तो डबल कोट्स में वर्ल्ड लिखने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, बैकवर्ड स्लैश डबल कोट्स, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बैकवर्ड स्लैश डबल कोट्स। लाइकवाइज मैंने बोला मुझे सिंगल कोट में लिखना है, तो सिंगल कोट में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बैकवर्ड स्लैश सिंगल कोट। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकवर्ड स्लैश सिंगल कोट। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव कर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसे रन किया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डबल कोट्स में आ गया, यहाँ पर सिंगल कोट में आ गया। फिर मैंने बोला कि यार इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दैट इज बैक स्पेस, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकवर्ड स्लैश बी। तब ये बैकवर्ड स्लैश बी क्या करेगा, तो ये जो हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ रही थी, है ना, वो स्पेस को यहाँ से वो क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। ठीक है, मतलब हटा देगा। तो देखते हैं यहाँ पर आउटपुट, मैंने इसे सेव किया, और सेव करके जब मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यार हेलो वर्ल्ड में जहां पर मैंने बैक स्लैश बी लिखा था, है ना, तो उस केस में मैंने वहां से स्पेस हटा दी थी। अगर मैंने वहां से स्पेस हटा दी है, तो उस केस में उसने यहाँ पर किसको हटा दिया है, यहाँ पर उसने ओ को हटा दिया है। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे स्पेस देता हूँ, है ना, यहाँ पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड में स्पेस देता हूँ कि यहाँ पर हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जो स्पेस है, ये स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखोगे आप यहाँ पर हेलो, और हेलो के बाद में क्या आ गया है आपके पास में, वर्ल्ड। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है, ये तो आपने कंसेप्ट देखा है, और ये आपने आपका बेसिक प्रोग्राम बनाया है ना, किसमें, आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसका यूज करके, आपके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज करके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, फिर हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर, क्या आज हमारा और कौन सा टॉपिक कवर अप होने वाला है। तो इसके बाद में फिर आपके पास में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो टॉपिक है आपका द टॉपिक ऑफ टोकन्स, है ना, कि अब ये टोकन मतलब होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोकन्स की, है ना, कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टोकन्स की, कि अब ये टोकन्स मतलब होता क्या है, तो देखते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब अगर मैं इस टोकन को एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं क्या ये टोकन है क्या, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि यार अगर आप मॉल गए, आपके पास में कैरी बैग है, और अगर आपको किसी शॉप में एंट्री करना है, आपके पास में कैरी बैग है और अगर आपको किसी शॉप में एंट्री करना है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको आपके कैरी बैग को एट द टाइम ऑफ एंट्री, है ना, किसी भी शॉप में आप एंट्री करते हो तो वहां पर सबमिट करना पड़ता है, और इन रिस्पेक्ट विथ योर कैरी बैग दे आर सिंपली प्रोवाइड यू अ टोकन।
और वो जो छोटा सा टोकन होता है, वो टोकन क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर कैरी बैग। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, क्या प्रोग्रामिंग में अभी जो हमने प्रोग्राम देखे हैं वो तो सिंपली सिर्फ मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बता दिया है ना, फिर उसके बाद मैंने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का प्रोग्राम बता दिया। अब क्या इसके अलावा कोई प्रोग्रामिंग होती है क्या, या क्या मैं बस ये अपनी प्रोग्रामिंग में बस प्रिंट ही करवाते रहूंगा क्या? नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजों को यूज कर कर एक बिगर प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो फिर अब इस केस में क्या, तो यहाँ पर मुझे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करना रहेगा, एड ऑन करना रहेगा अपने बेसिक प्रोग्राम्स में। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि यार टोकन मतलब होता क्या है, तो टोकन के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। टोकन क्या है, टोकन आपकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, आपके इंफॉर्मेशन की, है ना। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन की यहाँ पर ये टोकन आपके प्रोग्राम के अंदर है ना क्या प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और किसके थ्रू, टोकन्स के थ्रू, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनके थ्रू आपके प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि यार वो टोकन्स कौन कौन से होते हैं, है ना, तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो कौन से स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि मेरे प्रोग्राम में मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास में आता है कांस्टेंट, ठीक है, फिर आता है आपके पास में वेरिएबल, फिर आता है आपके पास में यहाँ पर कीवर्ड्स, फिर यहाँ पर आपके पास में आता है आइडेंटिफायर, फिर उसके बाद में आपके पास में आता है यहाँ पर सेपरेटर, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आता है ऑपरेटर, ठीक है। तो ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जिनका यूज करके आप आपके प्रोग्राम में क्या करोगे, इंफॉर्मेशंस एड ऑन करोगे, जिससे आपका प्रोग्राम प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं है ना कि यार ये कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, सेपरेटर्स, ऑपरेटर्स, है ना, इनके बारे में अगर मुझे डीप लर्न करना है, क्या डीप लर्निंग करना है कि यार ये होते क्या है ना, तो ये हम कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आज हमने क्या देखा है, तो आज हमने यहाँ पर सिंपली हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम देखा है ना, कहाँ पर मुझे अपने प्रोग्राम को राइट करना है, कैसे मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा, कैसे मेरा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कंसेप्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, और फाइनली हमने यहाँ पर एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है टोकन का, है ना, क्या टोकन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अपन फिर अपने नेक्स्ट सेशन में।